हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कॉन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट के बारे में या वेसल एंट्री परमिट के बारे में। ठीक है, हालांकि परमिट के बारे में एक और वीडियो बना चुके हैं जिसमें टाइप्स ऑफ परमिट क्या होता है एंड परमिट के यूज करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किए थे और 3 टाइप्स के परमिट के बारे में डिस्कस किए हैं उसमें, जैसे हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट एंड हाइट वर्क परमिट। ठीक है, तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां से आप देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। ठीक है, तो ये 4th नंबर पे आता था कॉन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट या वेसल एंट्री परमिट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करेंगे कि वेसल एंट्री परमिट के लिए क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, सारी चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्फाइंड स्पेस किसको कहते हैं। कॉन्फाइंड स्पेस का मतलब क्या होता है, देखिएगा। कॉन्फाइंड स्पेस, तो कॉन्फाइंड स्पेस का मतलब क्या है कि ये कॉन्फाइंड स्पेस ऐसे स्पेस होते हैं जहां पे कोई लिमिटेड ओपनिंग होती है, मतलब जो ओपनिंग होगी वो लिमिटेड होगी, लगभग वो स्पेस लगभग क्लोज होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में ले लीजिए आप, एक कोई टैंक्स ले सकते हैं, कोई टैंक्स ले सकते हैं, ऐसे टैंक्स नहीं बना रहे हैं, ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक है, ये कोई टैंक्स ले सकते हैं आप, ये मैनहोल है यहाँ पे। ठीक है, जो कि एक लिमिटेड ओपनिंग होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो कॉन्फाइंड स्पेस होते हैं इसमें आप जिस रास्ते एंट्री करेंगे उसी रास्ते आप एग्जिट करेंगे। ठीक है, ये कॉन्फाइंड स्पेस, यहाँ पे वर्क करना मतलब कॉन्फाइंड स्पेस में वर्क करना ईजी नहीं होता है, मतलब सुटेबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और ये स्पेस काफ़ी क्लोज होने के कारण एक्सीडेंट के कारण भी होता है, इसमें ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे जगह पे वर्क करने के लिए कॉन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब कॉन्फाइंड स्पेस का कुछ एग्जांपल आपको दे दें, कॉन्फाइंड स्पेस का कुछ एग्जांपल आपको दे दें तो जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई वेसल ले सकते हैं, कोई वेसल, टैंक्स या जो टैंकर जाते हैं, जैसे जो टैंकर्स होते हैं, जो ट्रक वगैरह होते हैं टैंकर, वो भी ले सकते हैं आप, टैंकर्स एंड जो पिट होता है, पिट ले सकते हैं, ETC। ठीक है, ये सब जो चीज़ें होती है कॉन्फाइंड स्पेस में आती हैं। अब इनमें एंट्री करने के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक होती हैं जो कि होनी ही चाहिए। वो चीज़ें क्या होनी चाहिए, फर्स्ट नंबर पे क्या होना चाहिए, जैसे कोई कॉन्फाइंड स्पेस है, मान लीजिए कोई वेसल है, उसमें एंट्री कर रहे हैं आप, तो उस वेसल में अंदर क्या होना चाहिए कि 19.5 to 23.3% बाई वॉल्यूम ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए। ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। 19.5 से 23.30% ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होना चाहिए बाई वॉल्यूम। ठीक है, एंड इसके अलावा जो गैसेस हैं उसमें, जैसे मान लीजिए जो इसके अलावा लगभग 80% के करीब में जो गैसेस हैं वो भी ऐसी गैसेस नहीं होनी चाहिए जो कि टॉक्सिक हो या हार्मफुल गैसेस हो, ऐसी गैसेस नहीं होनी चाहिए। जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होती है, जैसे नाइट्रोजन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे भी नाइट्रोजन ही होना चाहिए और थोड़ी बहुत और कोई गैस हो, लेकिन हार्मफुल कोई गैस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन इतना % इसके बीच में होना ही चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए, वो वेसल क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल आइसोलेट होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल आइसोलेट होना चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड चीज क्या होगा, जो मैन उसमें, जो भी पर्सन उसमें एंट्री करेगा उसके पास प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। और लाइटनिंग में भी एक चीज ध्यान रखना रहता है, जो बल्ब होगा, लाइट का जो बल्ब होगा वो ओनली 24 वोल्ट का होना चाहिए, ओनली 24 वोल्ट का, 24 वोल्ट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसकी ये इतना कम क्यों यूज करते हैं, मतलब इतना कम इसलिए यूज करते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल की वजह से कोई शॉक वगैरह ना लगे या कोई एक्सीडेंट ना हो इलेक्ट्रिकल की वजह से, इसलिए मिनिमम मतलब बहुत कम वोल्टेज की लाइट वहां पे यूज करते हैं। और एक चीज और इसमें ऐड कर सकते हैं आप कि जो पर्सन एंट्री करेगा वो प्रॉपर सेफ्टी बेल्ट पहना हो, एंड वो सेफ्टी बेल्ट रस्सी से बांध के बाहर कोई आदमी पकड़ा हो उस रस्सी को। ठीक है, तो ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब बात करते हैं कि वेसल एंट्री करने के लिए क्या प्रोसीजर्स हैं, मतलब कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो इसके प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए जो वेसल एंट्री है
वेसल एंट्री इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि आप कॉन्फाइंड स्पेस बोल सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसका प्रोसीजर की इस वेसल एंट्री लेना हमें किसी वेसल में या किसी रिएक्टर में, तो हम क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आज हम वही बता रहे हैं। तो आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, मान लीजिए कोई रिएक्टर है, रिएक्टर, इसमें आपको वेसल एंट्री लेनी है। किसमें? रिएक्टर में वेसल एंट्री लेनी है। हम यहाँ पे एक फिगर भी बना दे रहे हैं रिएक्टर का, एक रिएक्टर का फिगर भी बना दे रहे हैं, ठीक है। ये इसका मोटर है, ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं बन रही, आप समझ जाइएगा, ठीक है। एंड ये इसका बॉटम हो गया, ठीक है, ये इसका बॉटम हो गया, ठीक। ये मान लीजिए कोई रिएक्टर है, ठीक। अब इस रिएक्टर में आपको वेसल एंट्री लेनी है, इस रिएक्टर में आपको वेसल एंट्री लेनी है। तो इसके लिए आप क्या क्या प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि इस रिएक्टर को क्लीनिंग करना है। क्लीनिंग। अब क्लीनिंग पर्पस से आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है? क्लीनिंग पर्पस से सबसे पहले क्या ध्यान देंगे कि इस जो रिएक्टर आपका है, इस रिएक्टर में कौन सा प्रोडक्ट चलता है, क्या होता है, कौन सा प्रोडक्ट चलता है, उस प्रोडक्ट को आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा प्रोडक्ट चलता है। एंड प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद ये पता करेंगे कि वो प्रोडक्ट किस सॉल्वेंट में, उसका जो सुटेबल सॉल्वेंट क्या है जिसमें वो डिजॉल्व हो सके, ठीक है। मतलब उस प्रोडक्ट का आप सुटेबल सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें वो जो प्रोडक्ट है वो डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। ये पता करने के बाद वो सॉल्वेंट इस रिएक्टर में लेंगे और उसके बाद इसको कुछ देर तक, मतलब 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, मतलब उसको रिफ्लक्स करेंगे, ठीक है। उस सॉल्वेंट का क्या करेंगे? रिफ्लक्स करेंगे, और मतलब टोटल रिफ्लक्स करते हैं, ठीक है। तो टोटल रिफ्लक्स कर लिए। रिफ्लक्स करने के बाद क्या करेंगे? उस सॉल्वेंट को खाली कर देंगे। खाली करने के बाद फिर उसमें वाटर लेंगे, ठीक है। ये स्टेप आप ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे? पहले सॉल्वेंट, सुटेबल सॉल्वेंट ले लिए, सुटेबल सॉल्वेंट से रिफ्लक्स कर लिए, उसके बाद वाटर लेंगे, ठीक है। अब देखिए सुटेबल सॉल्वेंट से क्या हुआ आपका, वो भी आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए रिएक्टर था और उसमें कोई प्रोडक्ट चल रहा था, आप क्या किए कि वाटर से रिफ्लक्स करना चालू किए, लेकिन वो प्रोडक्ट वाटर में डिजॉल्व ही नहीं है, तो आपको रिफ्लक्स करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। तो आप जो सुटेबल सॉल्वेंट उसका होगा, जैसे मान लीजिए मेथनॉल हो गया, DMF हो गया, EDC हो गया, इथाइल एसीटेट हो गया, टॉल्यूमिन हो गया, कुछ भी, मतलब जिसमें वो प्रोडक्ट डिजॉल्व है, उस प्रोडक्ट उसको क्या किए, उस सॉल्वेंट से आप उसको रिफ्लक्स करना स्टार्ट किए। तो रिफ्लक्स जब करेंगे तो वो जो प्रोडक्ट जहाँ जहाँ पे उसका कंटेंट होगा, जैसे HE में होगा, कॉलम में होगा, रिएक्टर में होगा, सबको क्या करेगा, ये डिजॉल्व करके नीचे ला देगा। उसके बाद उसको क्या करेंगे, उस सॉल्वेंट को आप खाली कर देंगे, और वो जो सॉल्वेंट होगा वो पानी से आसानी से क्लीन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद उसमें आप वाटर लेंगे, फिर वाटर का रिफ्लक्स करेंगे, ठीक है। अब वाटर का रिफ्लक्स करने के बाद क्या करेंगे? वाटर का रिफ्लक्स करने के बाद आप मैनहोल खोलेंगे, उसके बाद इसको स्टीमिंग करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है, जैसे स्टीमिंग करना एंड उसके बाद एयर पर्जिंग करना, ब्लोअर चलाना, ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है अलग अलग इंडस्ट्री में, या ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि क्या पता वो केवल वाटर रिफ्लक्स से ही क्लीन हो गया, लेकिन या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि केवल वाटर से रिफ्लक्स नहीं हो रहा, उसका स्मेल नहीं जा रहा है, तो आप स्टीमिंग करें। प्रॉपर तरीका यही है कि उसके बाद आप स्टीमिंग करें, ठीक है। उसमें आप स्टीमिंग करें, स्टीमिंग करने के बाद फिर क्या करेंगे, आप उसमें एयर पर्जिंग चालू करेंगे, जिससे उसमें जो स्मेल होगी वो निकल जाएगी। एयर पर्जिंग के बाद उसमें कुछ देर तक ब्लोअर चलाएंगे। ब्लोअर एक इक्विपमेंट होता है, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, देख लीजिए। तो वो ब्लोअर चलाएंगे जिसमें से जो भी स्मेल होगा, जो भी गैसेज होगी, उसको निकाल देगा, ठीक है। अब इतना काम होने के बाद, मतलब अब क्लीनिंग हो गया, तो उसके बाद सेकेंड क्या करेंगे आप, उसका टेम्परेचर आप मेंटेन करेंगे, उसका टेम्परेचर। अब इस रिएक्टर का टेम्परेचर कितना लाएंगे? 25 डिग्री सेल्सियस लिख लीजिए, मतलब जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर लाएंगे। तो मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लाएंगे, किसका यूज करके? यूटिलिटी का यूज करके, ठीक है। यूटिलिटी में आप कूलिंग यूज करें, जो भी कर रहे हैं, तो उससे आपका इसका रिएक्टर का टेम्परेचर ला लेंगे। टेम्परेचर लाने के बाद आप जैकेट को खाली कर देंगे, ठीक है। अब जैकेट खाली करनी है तो थर्ड काम आपका क्या होता है? अब आपका थर्ड काम होता है कि ये जो मोटर है, मोटर का जो कनेक्शन है इलेक्ट्रिकल से, तो यानी कि इसको हम इलेक्ट्रिकल आइसोलेट करेंगे, इलेक्ट्रिकल आइसोलेट,
ठीक है। इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल आइसोलेट करेंगे। अब इलेक्ट्रिकल आइसोलेट में एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपको ये नहीं करना है कि मान लीजिए आपका मोटर से कनेक्शन है, केवल आप जो इलेक्ट्रिक पैनल है मतलब पैनल से आप केवल एमसीबी गिरवा दिए, यहाँ से वहाँ से स्विच ऑफ करवा दिए, तो इतना बस नहीं करवाना है। आपको जो मोटर में आपका जो वायर कनेक्ट है वो वायर ही आपको वहाँ से डिस्कनेक्ट करा देना है। ऐसा इसलिए कराते हैं, सपोज दैट मान लीजिए आप यहाँ से वायर डिस्कनेक्ट नहीं कराएं और क्या हुआ कि आपका शिफ्ट बिता दूसरा शिफ्ट आया, कोई इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट गया, किसी मतलब गलती से या किसी तरह वो चालू कर दिया इस कनेक्शन को, तो इसमें मान लीजिए कोई आदमी एंट्री किया हो तो इसमें घुल जाएगा, मतलब उसकी तो कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, सेफ्टी पर्पज से यहाँ से कनेक्शन ही हटवा देते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से कनेक्शन ही हटवा देंगे, इलेक्ट्रिकली इसको आइसोलेट कर देंगे, ठीक। अब जब ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेट हो गया तो इसके बाद क्या करेंगे, इसमें वेंट लाइन को छोड़ के ब्लाइंड मरवाएंगे, ब्लाइंड या डिस्कनेक्ट लाइन, ठीक है। इसमें जितनी भी लाइनें होंगी, जैसे मान लीजिए कोई सॉल्वेंट की लाइन आ रही है, कोई यहाँ से एक कॉलम है, मतलब जो भी है जितनी भी लाइनें हैं, केवल वेंट को छोड़ के जितनी भी लाइनें हैं उनमें ब्लाइंड मरवाएंगे, डिस्कनेक्ट करवाएंगे। वो आवश्यकता के अनुसार, मतलब डिपेंड करता है मतलब उसमें कैसा प्रोडक्ट चल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई एसिड बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक सॉल्वेंट है तो उसको ब्लाइंड न मरवा के उसको डिस्कनेक्ट ही करवा दीजिए, ठीक है। तो वो सब काम करवा देंगे, प्लस एचई में ब्लाइंड मरवा देंगे, कॉलम में ब्लाइंड मरवा देंगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक चीज़ का और ध्यान करना रहता है कि इसमें जो नाइट्रोजन की लाइन होती है, हर एक रिएक्टर में लगभग एक नाइट्रोजन की लाइन जुड़ी ही रहती है, तो आपको एक चीज़ नहीं भूलना, हर लाइन में आप ब्लाइंड मरवा दिए चलेगा, लेकिन आपको जो नाइट्रोजन की लाइन है, नाइट्रोजन की लाइन मस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसको आप डिस्कनेक्ट करवाइए ही, ठीक है। नाइट्रोजन की लाइन तो डिस्कनेक्ट करवाना ही करवाना है। N2 की जो लाइन है उसको डिस्कनेक्ट करवाना ही करवाना है। इसको इसलिए डिस्कनेक्ट करवा देते हैं, सपोज दैट मान लीजिए आप डिस्कनेक्ट नहीं करवाएं, इसको केवल ब्लाइंड मरवा दिए, तो किसी कारणवश अगर नाइट्रोजन यहाँ से लीकेज हो गया इस रिएक्टर में, तो नाइट्रोजन लीकेज होने से क्या होगा कि आप नाइट्रोजन एक सेंसलेस गैस होता है जो कि आप सेंस नहीं कर पाएंगे, ना ही उसका कोई कलर होगा, ना कोई उसका स्मेल आएगा, ठीक है। तो लीकेज होने से क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा और धीरे धीरे इस स्पेस में, मतलब जो रिएक्टर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल वो कम कर देगा, यानी कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी। अब जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो उसमें जो आदमी गया है वो आदमी क्या होगा, वहीं पे बेहोश हो जाएगा, मर सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो इसलिए नाइट्रोजन की लाइन को तो डिस्कनेक्ट करवा ही दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद बॉटम को भी आप डिस्कनेक्ट करवा देंगे, ठीक है, बॉटम को भी आप डिस्कनेक्ट करा देंगे। अब ये तो हो गया, लाइन डिस्कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, परमिट इशू करवाएंगे, वेसल एंट्री परमिट इशू। तो जब आप परमिट इशू कराएंगे, तो परमिट इशू कराने के लिए आपको सेफ्टी डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेजना होगा, ठीक है। तो सेफ्टी डिपार्टमेंट से मान लीजिए एचएस मैनेजर आ रहा है तो इस रिएक्टर का इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है। तो इस रिएक्टर का इंस्पेक्शन में क्या देखेगा, पहले वो तो इस रिएक्टर में ऑक्सीजन लेवल देखेगा, ऑक्सीजन लेवल 19.5 से 23.3% तक होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो गैसेस हों उसमें नाइट्रोजन होना चाहिए, कोई ऐसा गैस ना हो जैसे फ्लेमेबल गैस बहुत ज़्यादा ना हो, टॉक्सिक गैस ना हो, हार्मफुल गैस कोई ना हो, तो मतलब जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती है वही गैसेस होने चाहिए ऑक्सीजन के अलावा, ठीक है। तो वो चीज़ होने चाहिए। उसके बाद उसको वो देखेगा, मतलब कौन सा पर्सन इसमें एंट्री करेगा उस पर्सन का सिग्नेचर कराएगा। एंड उसके बाद क्या है कि उस पर्सन के पास प्रॉपर सेफ्टी बेल्ट पहना है कि नहीं, अगर इसमें कोई पीपीज की ज़रूरत है, पीपीज की ज़रूरत मतलब किसी रिक्वायर्ड पीपीज बोल सकते हैं आप, तो रिक्वायर्ड पीपीज की ज़रूरत है तो रिक्वायर्ड पीपीज वो प्रोवाइड कराएगा। एंड एक चीज़ और आपको यहीं भी बता दे रहे हैं, अगर मान लीजिए रिएक्टर ना हो, कोई ऐसा वेसल है, कोई ऐसा टैंक है जहाँ पे ऑक्सीजन न यहाँ पे प्रेजेंट हो, बहुत से ऐसे कॉन्फाइंड स्पेस एंट्री होती है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे उस पर्सन के पास ऑक्सीजन का सिलेंडर होना चाहिए एंड प्रॉपर पीपीई होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन है तब तो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एंट्री कर सकता है, ठीक है। और उसमें देखिए ऑक्सीजन के लिए एयर की जो नॉर्मल एयर होती है उसकी पाइप लाइन, मतलब एक पाइप डाली जाती है जो कि हमेशा चालू रहती है, वो थोड़े ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता, बहुत कम प्रेशर पे वो चालू रहता है, ठीक है, जिससे प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिलता रहता है, ठीक। अब इतना देखने के बाद वो क्या करेगा, इशू करेगा। और एक चीज़ और देखेगा कि उस पर्सन के पास प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, उसको प्रोवाइड कराएगा, वो भी 24 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका भी रीजन आपको हम पहले बता चुके हैं। उसके बाद उसको वेसल एंट्री के लिए वो परमिशन देगा, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं कि सपोज कीजिए कि आपको रिएक्टर के अंदर एंट्री करने के बाद कोई हार्ड वर्क करना है, यानी कि बिल्डिंग करनी है। तो बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए आपको 2 परमिट की जरूरत पड़ेगी। एक तो वेसल एंट्री परमिट आपकी थी, प्लस आपको हॉट वर्क परमिट की आवश्यकता होगी। तो हॉट वर्क परमिट जब आप लेंगे, मतलब हॉट वर्क करना है तो हॉट वर्क परमिट लेंगे। हॉट वर्क परमिट लेंगे तो उसके लिए भी प्रोसीजर जो आपको हॉट वर्क परमिट का होता है, जो पहले भी हमको बता चुके हैं, वो पूरा फॉलो करना होगा। यानी कि वहाँ पे कोई सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, वहाँ पे रनिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी वो देखेगा सेफ्टी वाला, ठीक है। और बाकी वो इंस्पेक्शन करेगा, मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कटा हुआ कि नहीं, सारी चीज़ें वो देखेगा, सारी ब्लाइंडे देखेगा, लाइन डिस्कनेक्ट है नहीं, उसके बाद ही वो इशू करता है, ठीक है। उसके बाद वो आपका इशू कर देगा, देन आप वेसल एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रोसीजर कि वेसल एंट्री करने के लिए क्या प्रोसीजर है, मतलब क्रम वाइज क्रम, ठीक है। किसी रिएक्टर में वेसल एंट्री आपको करना है तो पहले क्या करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, वो चीज़ें आपको ये सही तरीके से आप इसे इंटरव्यू में भी बता सकते हैं, ठीक है। अब एक और परमिट बच गया था जो कि है इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, जो 5वें नंबर पे आपको हम बताए थे, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, ठीक है। तो इसके बारे में भी देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट के बारे में। अब इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट क्या होता है, जहां पे कोई इलेक्ट्रिकल का वर्क करना रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पंप है, अब पंप पे कुछ वर्क करना है आपको, पंप पे कोई वर्क करना है, ठीक है, पंप पे। लेकिन आप तो पंप पे वर्क करने के लिए मान लीजिए आप परमिट नहीं लिए, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, उसको लॉकआउट नहीं करा, वैसे कोई वर्क कर रहा है और वहाँ से कोई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से कोई पंप चालू कर दिया, किसी तरह कोई और चालू कर दिया, तो क्या है कि उसे वहाँ से एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई वर्क करना, मतलब पंप पे वर्क करना है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल से उसे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब लॉकआउट करवाना पड़ेगा। लॉकआउट करवाने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट देंगे आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को, तो वो पंप का को क्या करेगा, लॉकआउट करेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद जब काम हो जाएगा फिर उसके बाद वो लॉक इन भी करेगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे जगहों पे इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे 5 टाइप्स के परमिट के बारे में, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।